क्लियर आ रही नहीं है। हो पा रही थी सर, अभी हाँ तक एंट्री हुई है। तो उनका नेटवर्क सर थोड़ा सा प्रॉब्लम। बताइए सर, कोई आ कई जाए तो प्रॉब्लम्स है, थोड़ा नेटवर्क की समझ में प्रॉब्लम्स चाहिए। है, फोन की जो रिसीविंग चीज है वो प्रॉब्लम है, कई प्रकार की प्रॉब्लम है। तो अगर इसमें कुछ ग्रुप होता तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उस ग्रुप में मैं शेयर कर सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ ग्रुप नहीं है, हम लोग उसे शेयर नहीं कर सकते। फिलहाल हम लोग इसे लिखेंगे। ग्रुप है सर, ग्रुप है सर। कौन सा? सर मैंने एक ग्रुप किया है फर्स्ट कौन ईयर सा का। ग्रुप है? फर्स्ट ईयर का एक इग्नू में ग्रुप किया हुआ है। आप अपना नंबर सर दीजिए, चैट बॉक्स में हम आपको ऐड कर लेंगे। आप अपना हमारा नोट्स भिजवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। और सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। राइट? जी सर। हाँ, तो ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद महान कथाकार हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास एवं कहानियों की चर्चा की है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने काल्पनिक कहानियों के बदले काल्पनिक कहानियों के बदले सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है। आधुनिक भारतीय समाज में सर सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया है। आधुनिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण दलित समाज की सर आधुनिक पीड़ादायक भारतीय स्थिति को आधुनिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण अछूत माने गए सर जातीय व्यवस्था के कारण दलित समाज की अछूत माने गए, उसे ऐड कीजिए, उससे पहले ऐड कीजिए, अछूत माने गए दलित समाज की दयनीय परिस्थिति का चित्रण किया है। सर दयनीय ठाकुर का परिस्थिति कुआं का चित्रण किया है। ठाकुर का कुआं सदगति दूध का दाम क्या? दूध का दाम
और कफन जैसी कहानियों में, और कफन जैसी कहानियों में दलित समाज में व्याप्त सर फिर से थोड़ा बोलिए, जो कफन जैसे कहानियों के में बाद क्या कहा आपने? दलित समाज में व्याप्त पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, दलित समाज में व्याप्त पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। ये कारण हो सकता है कि मौसम कल रात से बहुत खराब है, यहाँ पर भी भुवनेश्वर में भी तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपके आसपास भी बारिश हो रही होगी, जिसकी वजह से नेटवर्क की समस्या आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर। जी सर, जी हाँ। सर, सर बहुत जन एंट्री कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो हाँ सर, ग्रुप में बोल रहे हैं, वो लोग एंट्री कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये मौसम पर तो, नेचर पर तो हम लोगों का कोई जोर नहीं है कि हम लोग ना उसे रोक सकते हैं सर ना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बस जो भी है उसे उसे एडजस्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो लेख मैंने प्रस्तुत किया है उसे अगर ग्रुप हो जाए तो मैं आपके पास उसे भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो ठीक है, ठीक है। कफन आदि कहानियों में उन्होंने दलित जीवन में व्याप्त पीड़ा और पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है? भारतीय समाज को कलुषित करने वाली, भारतीय समाज को कलुषित करने वाली कई समस्याओं में से एक है, कई समस्याओं में से एक है अस्पृश्यता या छुआछूत। अस्पृश्यता या छुआछूत। ठाकुर का कुआं कहानी में सर एक बार बोलिए। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा की घृणित परंपरा के कारण, जाति प्रथा की घृणित परंपरा के कारण तिरस्कृत, एवं मानवीय अधिकारों से वंचित, मानवीय अधिकारों से वंचित अछूत के जीवन की करुण कथा का वर्णन किया गया है। सर अछूत के बाद? अछूत जीवन की करुण कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। कहानी का सार, कहानी का सार। पहले कहानी को जानते हैं, संक्षेप में कहानी को जानते हैं। कहानी का सार, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। कहानी में दो मुख्य चरित्र हैं।
जोखू और उसकी पत्नी गंगी। सुनाई दे रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि मौसम यहाँ पर काफी खराब है और काफी तेज बारिश भी हो रही है, अभी भी हो रही है, और इसीलिए कभी कभी डाउट होता है कि आवाज ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। तो जोखू और उसकी पत्नी गंगी दोनों निम्न जाति से हैं। सर दोनों के बाद क्या कहा सर, सुनाई नहीं दिया। दोनों निम्न जाति से हैं, निम्न जाति से हैं, छोटे जाति से हैं, तथाकथित छोटे जाति से हैं। इनके गांव में निम्न जाति को कुएं को छूकर पानी निकालना मना है। इनके गांव में कुएं को छूकर पानी निकालना मना है। जोखू बीमार है। सर क्या जो? जोखू जोखू बीमार है। वह प्यास से बेहाल है। घर में रखा हुआ पानी से सर जोखू भी बीमार है, उसके बाद? जोखू बीमार है, प्यास से बेहाल है। घर में रखा हुआ पानी दुर्गंध दे रहा है। घर में रखा हुआ पानी दुर्गंध दे रहा है। गंगी जोखू को क्या हुआ? रिंकी जी क्या हुआ? क्या? आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा ठीक से। आपकी जो आवाज है मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, एक झंझन की तरह हो रहा है। ठीक है। गंगी जोखू को उस गंदे पानी पीने से रोकती है। उसे डर है कि सड़ा हुआ पानी पीकर गंदे पानी पीने से रोकती है। गंगी, मैं फिर से उस सेंटेंस को दोहरा देता हूं। गंगी जोखू को उस गंदे पानी पीने से रोकती है। जी सर। ठीक है। उसे डर है कि उस गंदे पानी को पीकर जोखू
और अधिक बीमार न हो जाए। रात हो आई है, रात हो आई है। सर गंदे पानी पीने से गंदे उसके बाद पानी क्या है? पीने से जोखू और अधिक बीमार हो न जाए। गंदे पानी पीने से जोखू और अधिक बीमार हो न जाए। रात हो आई है। फिर भी गंगी ताजा पानी लाने का भरोसा देती है। हाँ, सर फिर भी गंगी गंगी ताजा पानी लाने का भरोसा देती है। जी, क्लियर? जी जोखू जी सर। अनुभवी है। जोखू अनुभवी है। वह जानता है कि गांव में हरिजनों की क्या स्थिति है। वह जानता है कि गांव में हरिजनों की क्या स्थिति है। अगर गंगी अगर गंगी ठाकुर या साहू के कुएं से पानी लाना अगर गंगी ठाकुर या साहू के कुएं से पानी लाने जाएगी तो वो खतरे से खाली नहीं है। तो वह खतरे से खाली नहीं है। गंगी बड़े साहस से आगे बढ़ती है। सर गंगी गंगी बड़े साहस से आगे बढ़ती है। वो देर तक वो देर तक सर क्या? वह देर तक सब कुछ सुनसान होने तक इंतजार करती है। सब कुछ सुनसान होने तक इंतजार करती है।
जब सब जब सब चले जाते हैं, गंगी कुएं पर चढ़ती है। बहुत ही सावधान होकर, क्योंकि पकड़ी जाएगी तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि पकड़ी जाएगी तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उसकी ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, उसकी ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, कोट शुरू कीजिए। अमृत चुरा लाने के लिए, अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ, इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। सावधानी के साथ, उतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। ये प्रसंग है कि जब पुराण में अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था। और समुद्र मंथन में देवताओं ने भी कोशिश की थी और राक्षसों ने भी कोशिश की थी, असुरों ने भी कोशिश की थी। लेकिन देवताएं अमृत को अपने पास रखना चाहते थे और राक्षसों के लिए विष या जहर जो निकला था उसे देना चाहते थे राक्षसों को। इसी में एक राजकुमार या जो असुरों का है शुक्र जो है वो जाता है, अमृत चुराने के लिए जाता है। और वो खबर पहुंच जाती है भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु क्या करते हैं कि किसी एक छेद से उनका जो शंख है, शंख से उसकी एक आंख को अंधा कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो असुरों को अमृत की नसीब नहीं होती। तो उसी तरह से यहां पर प्रेमचंद लिखते हैं कि अमृत चुराने के लिए किसी जमाने में जो राजकुमार गया होगा वो भी इतनी सावधानी से नहीं गया होगा जितना कि गंगी जा रही है।
गंगी बड़ी तेजी से घड़ा नीचे डालती है। और इतनी ताकत से ऊपर उठाती है जैसे कोई पहलवान, जैसे कोई पहलवान सर ताकत से ऊपर उठाती है जैसे कोई पहलवान। एक घड़ा पानी, एक घड़ा पानी वो खींच लेती है। घड़ा हाथ में आने वाला था कि घड़ा हाथ में आने वाला था कि अचानक ठाकुर का दरवाजा खोलता है। कौन है कौन है, कौन है कौन है, कि कड़कती आवाज आती है, कि कड़कती आवाज आती है। कौन है कि कड़कती आवाज आती है। गंगी देखती है कि, गंगी देखती है कि शेर से भी भयंकर मुंह वाला ठाकुर, शेर से भी भयंकर मुंह वाला ठाकुर दरवाजे पर खड़ा है। शेर से भी भयंकर मुंह वाला ठाकुर दरवाजे पर खड़ा है। डर के मारे, डर के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। डर के मारे गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। और घड़ा पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है।
क्या सर? और घोड़ा घोड़ा? और घड़ा, घड़ा जो लोटा है, जो पानी भरने के लिए वो अंदर डाली थी और हाथ तक वो ले भी आई थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि शेर से भी भयानक मुंह वाला ठाकुर सामने खड़ा है, तो डर के मारे इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो फिर घड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है और उस रस्सी को वो छोड़कर दौड़ भागती है। और घड़ा पानी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। गंगी जान बचाकर, सर और घड़ा पानी, उसके बाद क्या कहा सर? घड़ा पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है। घड़ा पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है। गंगी जान बचाकर भागती हुई घर पहुंचती है। वह देखती है कि उसका पति जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। नीचे आइए, सेकंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठाकुर का कुआं की कहानी, स्टोरी बहुत सरल लगती है, किंतु प्रेमचंद ने इस कहानी में गंभीर समस्या को उठाया है। फिर से बोलिए सर। गंभीर समस्या को उठाया है। कहानी ऊपर से बहुत सरल लगती है कि ये जाती है कुएं में, पानी उठा नहीं पाती, चली आती है घर में और देखती है कि उसका पति जो है वो पानी, गंदा पानी पी रहा है। लेकिन ये इतना सपाट नहीं है जितना कि ऊपर से लगता है। किंतु कहानी में उठाई गई जो समस्या है वो गंभीर है। इसमें चित्रित घटना दलित जीवन के दर्द को अभिव्यक्त करती है। दलित जीवन के दर्द को अभिव्यक्त करती है। सर दलित जीवन के दर्द, दुख, दर्द को अभिव्यक्त करती है।
अछूतों को पानी जैसी प्राकृतिक वस्तु भी ठीक से नसीब नहीं है। सवर्ण पानी लोग जैसी प्राकृतिक ठीक वस्तु भी ठीक से नसीब नहीं है। सवर्ण लोग छुआछूत के चलते उन्हें कुएं को छूने नहीं देते। बाध्य होकर अछूतों को गड्ढे का पानी पीना पड़ता है। गड्ढे का पानी पीना पड़ता है। उसमें किसी जानवर के गिरकर मरने से पानी से गंध आता है। सर जानवर उसमें किसी जानवर के गिरकर मरने से पानी से गंध आता है। कहानी पानी की समस्या को लेकर है। हिंदू समाज में जाति भेद इतना क्रूर है कि उन्हें हरिजनों को ताजा पानी तक नसीब नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे अपने लिए कुआं खुदवा सके। हल्कू सर फिर से कहिए। कौन सा? जो कुआं खुदा सके, उसके बाद हल्कू कुआं खुदा सके, अपने लिए कुआं खुदा सके, कुआं खुदवा सके। उसके बाद हल्कू जी, उसके बाद हल्कू
इस सच्चाई को जानता है। सर हल्कू इस सच्चाई को जानता है। सर हाँ सर पूछिए। सर हल्कू या फिर जोखू? सॉरी जोखू। ये हल्कू प्रेमचंद की एक चरित्र, प्रेमचंद का एक चरित्र है जी सर, वो है पूस की रात। उसकी रात में, वो लिखते लिखते वो आ गया। जी जोखू सर। इस सच्चाई को जानता है। कोई हरिजन कुएं को छू दिया तो मार मार कर हाथ पांव तोड़ देते हैं। यहां गरीबों का दर्द कोई नहीं समझता। मर भी जाए तो द्वार पर कोई नहीं आता। कई हरिजनों को कंधे की नसीब नहीं होती। कंधे की नसीब नहीं होती। गंगी के मन में विद्रोह और प्रश्न है कि हम क्यों नीच हैं। और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। लेकिन गंगी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। सर यह लग की बात। हाँ क्या पूछिए। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। गंगी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। प्रेमचंद ने इस कहानी में बताया है कि ठाकुर लोग गरीब की भेड़ चुरा कर खाते हैं। सर गरीब की भेड़ चुरा कर खाते हैं। पंडित। सर भेड़ का मतलब क्या है? भेड़ माने, भेड़ मीन्स भेड़, भेड़िए, मेंढा। हाँ शिप। भेड़ बकरी कहते हैं ना,
जो गरीब जी लोग सर, पालते हैं और कभी बेचकर उसे 2 पैसा रोजगार करते हैं। ये ठाकुर लोग क्या करते हैं, उनके लोगों को, उनके गुंडों को भेजते हैं और वो उनके भेड़ों को चुरा कर ले आते हैं और उसे मारकर खाते हैं। उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे भी दंड देते हैं या उसे भी मारते हैं। पंडित घर में जुआ खेलता है। साहू घी में तेल की मिलावट करता है। तो यह अपराध नहीं माना जाता। तो यह अपराध नहीं माना जाता। सर हेलो हाँ पूछिए। साहू हेलो। और क्या फिर? साहू सर साहू घी में तेल की मिलावट करता है, पर इसे दंड नहीं माना जाता, पर इसे अपराध नहीं माना जाता। प्रेमचंद ने समाज का पोल खोल कर रख दिया है। समाज का पोल खोल कर रख दिया है। जो है उसमें आप लोग इस जो आपको दिया गया ब्लॉग दिया गया है, आप उसे थोड़ा पढ़िए और इसकी जानकारी लीजिए और उसे फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो कुछ बातें थी आपके लिए कहने के लिए, हमने ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया कि कैसे प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को छूते हैं। ये 1932 में लिखा गया है, कहानी 1932 में लिखी गई। सर कितना नंबर ब्लॉक है? ये ब्लॉक 4, ब्लॉक 4 यूनिट 14। तत्कालीन समाज में जो छुआछूत की भयानक चीजें थी वो आज भी बरकरार है, लेकिन प्रेमचंद जैसे लेखक हमारे बीच में नहीं है। प्रेमचंद बहुत बड़े साहसी लेखक थे और उन्होंने अपने समय की समस्याओं को बड़े साहस के साथ लिखा था। जैसे कबीर ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, पंडित पुरोहितों का विरोध किया था, उसी तरह प्रेमचंद ने भी अपने कथा साहित्य में उनके दुराचार का, उनके अन्याय की भेद खोल दी है। लेकिन समाज के बड़े पंडों पर, कानून पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आज भी समाज में सवर्णों का दबदबा है, उनकी ताकत चलती है। पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सारी बातें तो लिखना संभव नहीं है क्योंकि और भी बहुत कुछ है जो हम लोग लिखना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग ठाकुर का कुआं कहानी पर जो विवेचन है, जो बात है, उसे रखते हैं। ठीक है, सहमत है या और कुछ मत है? ठीक। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज के पास अगर लटक कर रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक कहानी पर हम लोग आते हैं, सीधे आते हैं, वो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी, उसी ब्लॉक में पुरस्कार। देखिए, लेखक 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। एक रचनाकार भावनाओं के तौर पर लिखता है, दूसरा रचनाकार सामाजिक समस्याओं को खुलकर लिखता है। प्रेमचंद बहिर्मुखी कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, जबकि प्रसाद अंतर्मुखी रचनाकार है।
ठीक है। अब हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे, पुरस्कार कहानी, एक बहुत ही स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी बालिका है मधुलिका, उसी का चरित्र पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऊपर टाइटल दीजिए, पुरस्कार कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। पुरस्कार कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य या पुरस्कार कहानी का प्रतिपादन क्या है, क्या कहना चाहते हैं। प्रतिपाद्य का मतलब है कि लेखक इस कहानी के जरिए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रतिपाद्य, ठीक है, गद्य जैसे लिखते हैं उसी तरह से प्रतिपाद्य। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं। MHD 2 में क्या पढ़े हैं आप, प्रसाद की रचना। सर MHD 2 का कोई क्लास ही नहीं हुआ अभी तक। ओ नहीं हुआ, सॉरी। MHD 2 में हम लोग जब आपकी क्लास होगी तब आप पढ़ेंगे, प्रसाद की रचनाएं पढ़ेंगे आप, उसमें कामायनी आता है, ठीक है। जी सर। और कामायनी प्रसाद की जो बहुचर्चित रचना है वो आप पढ़ेंगे। जी सर। मुझे लगा कि 3 हो गया है तो मतलब 2 हो गया होगा, ठीक है। 4 आगे, हुआ है। अच्छा, अभी 3 चल रही है और फिर शायद उसके बाद 2 आ सकती है, या जो भी आपका शेड्यूल होगा, काउंसलिंग शेड्यूल होगा, उसी के हिसाब से हो, जी सर। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं। प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन हैं। प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन हैं। काव्य के अलावा, क्योंकि सबसे पहले आपको लेखकीय इंट्रोडक्शन देना है, कवि या रचनाकार के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम जाके लॉन्ग क्वेश्चन को समेट सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप मतलब विस्तार नहीं देंगे तो आपका वो शॉर्ट बनकर रह जाएगा, कम होकर रह जाएगा। इसलिए आप कैसे अपने मटेरियल को 5-6 पेज तक लंबा लिख पाएंगे, ये होना चाहिए। आपको अगर 2 ग्लास पानी चाहिए तो क्या 2 ग्लास पानी घर में रखेंगे? हमें एक बाल्टी पानी रखना चाहिए। 2 ग्लास, 1 ग्लास पानी के लिए बाल्टी रखना चाहिए। अगर 5 बाल्टी पानी चाहिए तो एक कुआं या एक ट्यूबवेल होना चाहिए आपके पास। उसी तरह से आप ज्यादा जानकर जाएंगे। मान लीजिए कि आप 5 पेज पढ़कर जाती है तो वहां पर उड़ते उड़ते 2 पेज रह जाते हैं, बीच में बहुत सारे टेंशन में, एग्जाम के टेंशन में 3 पेज डिलीट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आप जितना अपनी बात को लंबा करेंगे उतना आपके लिए जो इम्प्रेशन रहता है, मतलब जो आपके कॉपी चेकिंग करते हैं वो देखते हैं कि हाँ चलो स्टूडेंट ने कुछ तो लिखा है, 4-5 पेज कवर किया है और उसमें तो कुछ मटेरियल है। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो फिर रिटर्न में क्या उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन अच्छे मार्क के लिए इंसान को या आपको कम से कम अच्छा लिखना या ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता है। सुझाव तो हम देते हैं लेकिन कार्रवाई आपको करना है, एक्शन आपको लेना है, ठीक है। उपदेश से तो समाज नहीं बदलता, उपदेश से समाज बदलता तो आज बुद्ध और जेसस के समय से समाज बदल जाता। आज तक तो समाज बदला नहीं है। इसीलिए आप लोगों को इसमें काम में लगाना है, ठीक है। तो काव्य के अलावा प्रसाद ने
कई महत्वपूर्ण नाटक उपन्यास एवं कहानियों की रचना की है। आप MSD 4 में प्रसाद का एक नाटक पढ़े हैं। कौन सा नाटक पढ़े हैं? सुश्री जी बताइए, जी सर। कौन सा नाटक पढ़े हैं आप प्रसाद जी का MSD 4 में? भाई स्कंदगुप्त। वो एक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक होने के बावजूद उसमें समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि प्रसाद की जो प्लॉट है, प्रसाद की जो कथा वस्तु है, वो ज्यादातर ऐतिहासिक है और इतिहास के साथ कल्पना का रंग भरकर उसे समसामयिक जीवन के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। ये प्रसाद की कला की जादू है। ये सब लोग नहीं कर पाते, ये सभी रचनाकारों के पास संभव नहीं है। सभी ने इतिहास को पढ़ा है, लेकिन सभी लोग इतिहास का मटेरियल लेकर वर्तमान के लिए उसे प्रासंगिक नहीं कर सकते। ये प्रसाद ने संभव कर पाया। ये एक लेखक की बहादुरी है, ये लेखक की अपनी मौलिक प्रतिभा है। तो प्रसाद क्या करते हैं, अपने नाटकों में हो या अपनी कहानियों में हो, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को चुनते हैं और उसे वर्तमान के लिए, वर्तमान समय मतलब अपने समय के लिए, प्रसाद जिस समय लिख रहे थे, वर्तमान का मतलब 2020 नहीं, प्रसाद जिस समय लिख रहे सर तत्कालीन उस समय के। सुश्री जी माइक बंद कीजिए, म्यूट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, आवाज आ रही है। महत्वपूर्ण नाटक, उपन्यास एवं कहानियों की रचना की है। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं। सर फिर से कहिए, रचना की है उसके बाद? प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं। कम बोलते हैं, भावना की दुनिया में ज्यादा रहते हैं, उन्हें हम अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं। किंतु अपने युग की समस्याओं के प्रति निधि जी सुनाई दे रही है आपको? जी सर। हाँ, अपने युग की समस्याओं के प्रति सचेत थे, पूरी तरह सचेत थे। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। प्रसाद अतीत को वर्तमान में लाते हैं। प्रसाद अतीत को वर्तमान में लाते हैं। अतीत को वर्तमान में लाने का मतलब है कि अतीत की स्टोरी, लेकिन समस्या वर्तमान की है। ठीक है, अतीत की स्टोरी है, स्टोरी अतीत की है। जैसे आप MSD 2 में पढ़ेंगे, कामायनी पढ़ेंगे, कामायनी में प्रसाद ने वेदकालीन समाज का वर्णन किया है। वेद जानते हैं, वैदिक समाज, उस समय की समाज का वर्णन किया है। लेकिन वो आपको वेद पढ़ाना नहीं चाहते, वो वेदकालीन कथावस्तु के जरिए, चरित्रों के जरिए वर्तमान समाज में, जो वर्तमान सभ्यता में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिखाना उनका उद्देश्य है। ठीक है, अतीत का गढ़ा मुर्दा उखाड़ना उनका उद्देश्य नहीं है। अतीत को फिर से इतिहास की तरफ पढ़ना उनका उद्देश्य नहीं है।
अतीत को वर्तमान में लाते हैं, अर्थात अतीत से क्या हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं, अतीत से हम क्या सीख सकते हैं, अतीत के चरित्र हमारे लिए कितने प्रासंगिक होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रसाद का जो ऐतिहासिक नाटक है, चाहे स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, ये सबके सब वर्तमान के लिए भी प्रासंगिक होते हैं। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एवं राष्ट्रीय मुक्ति चेतना को प्रसाद ने अतीत के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। प्रसाद ने अतीत के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। जातीय अभिमान को फिर से जीवित करने के लिए प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्रों को माध्यम बनाया है। ऐतिहासिक पात्रों को माध्यम बनाया है। प्रसाद व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम को उच्च स्थान देते हैं। व्यक्ति के स्वार्थ के बलिदान से एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। सर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रसाद के प्रमुख कहानी संकलन हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। कहानी का सारा पुरस्कार सर कहानी क्या का बोले सार। और एक बार बोलिए। कौन सा बोलूं?
अभी जो लाइन बोले इंद्रजाल के बाद, हाँ? इंद्रजाल के बाद सर कौन क्या सा? बोले? इंद्रजाल के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए हाँ और एक पैराग्राफ शुरू हाँ कीजिए। हाँ ठीक है सर। उस पैराग्राफ का हेडिंग दीजिए पुरस्कार कहानी का सार, समरी। सारांश नहीं जानेंगे तो कहानी के बारे में कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक है सर। इसीलिए प्रत्येक कहानी का सारांश या समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट? पुरस्कार कहानी का केंद्रीय चरित्र है मधुलिका। मधुलिका, मधु ध में बड़ा ऊ, मधु, मधुलिका। सर क्या बोले? पुरस्कार कहानी का केंद्रीय चरित्र है मधुलिका। सर आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ नहीं दे रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर जी के नेट प्रॉब्लम है। सर नहीं है। पेज नंबर सर 25 डिस्कनेक्ट हो गया। शंकर प्रसाद का देख लो। सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, नहीं नहीं चल रहा है। आप सुन रहे हैं? जी सर अभी आवाज आ रही है। हाँ, जी सर। तो बीच बीच में वही होता है, ठीक है? हाँ सर बोलिए। होता वही है जो मंजूर खुदा, कैसे क्या कहते हैं, वो वही है। वही होता है जो मजूर खुदा होता है। जो मंजूर नेटवर्क होता है, आप नेटवर्क हमारा खुदा है। तो उसके वीर पिता ने कौशल राज्य का गौरव बढ़ाया था। ये कौशल राज्य की कन्या है। कौशल सर, राज्य का सर केंद्रीय चरित्र मधुलिका, उसके बाद? फुल स्टॉप। जी सर। वह सिंहमित्र की कन्या है। उसके पिता ने अपने वीरत्व से अपने कौशल राज्य का गौरव बढ़ाया था। मधुलिका को सर कौशल राज्य का गौरव बढ़ाया था, गौरव। मधुलिका को अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है। पिता के देहांत के बाद स्वाभिमानी बालिका मधुलिका
अपने खेतों में, अपने खेतों में पसीना बहाकर मेहनत कर सुखपूर्वक जीवन बिता रही है, सुखपूर्वक जीवन बिता रही है। एक राष्ट्रीय नियम उसके जीवन की गति को बदल देता है। एक राष्ट्रीय नियम उसके जीवन की गति को बदल देता है। पूछिए, कल्याणी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है? हाँ सर। ठीक। एक राष्ट्रीय नियम उसके जीवन को बदल देता है। कौशल के महाराज, कौशल के महाराज को एक दिन किसान बनना पड़ता है, एक दिन किसान बनना पड़ता था, एक दिन किसान बनना पड़ता था। वे एक चुने हुए खेत में, एक चुने हुए खेत में बीज बोते थे। और उस खेत का चौगुना मूल्य, सर उस खेत का चौगुना मूल्य, 4 गुना, चौगुना मूल्य खेत के मालिक को दिया जाता था। मधुलिका सर खेत के मालिक को दिया जाता था। इस वर्ष, इस वर्ष मधुलिका मधुल मधुलिका काट दीजिए। इस वर्ष मधुलिका का खेत चुना गया है। परंतु मधुलिका राजा को खेत देकर उसका मूल्य नहीं लेती, उसका मूल्य नहीं लेती। वह राष्ट्र का नियम मानती है, लेकिन
पितृ पितामहों की भूमि, पितृ पितामहों की भूमि वह बेच नहीं सकती। इसी बीच मगध का निर्वासित राजकुमार, मगध का निर्वासित राजकुमार कौशल राज्य में प्रवेश करता है। प्रथम दर्शन में अरुण सर प्रथम दर्शन में अरुण सर अरुण राजकुमार है। हाँ, राजकुमार अरुण मधुलिका पर मुग्ध होता है। किंतु मधुलिका उसे उसकी परिस्थितियों पर छोड़ देने के लिए अनुरोध करती है। परिस्थिति सर क्या? परिस्थिति उसे उसकी परिस्थितियों पर छोड़ देने के लिए अनुरोध करती है। फिर भी रह कर उसके हृदय में अरुण के प्रति अनुराग, अरुण के प्रति अनुराग प्रकट हो जाता है। अरुण की नजर कौशल राज्य पर है। वह मधुलिका को माध्यम बनाकर कौशल की राजधानी श्रावस्ती पर आक्रमण करना चाहता है।
मधुलिका सर श्रावस्ती क्या होता है सर? पर आक्रमण करना चाहता है। राज्य राज्य श्रावस्ती। कैपिटल ऑफ कौशल, कैपिटल ऑफ कौशल, श्रावस्ती पर आक्रमण करना चाहता है। मधुलिका उसकी बातों में आकर श्रावस्ती दुर्ग के पास श्रावस्ती दुर्ग के पास एक जमीन मांग लेती है। एक जमीन मांग लेती है। वह भूमि मिल जाने पर अरुण वहां से दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। वह सफल भी हो जाता। वह सफल भी हो जाता, लेकिन सहसा मधुलिका को याद आ गया। सर लेकिन सहसा सही समय पर मधुलिका को याद आ गया कि वो वीर सिंहमित्र की कन्या है। अपनी मातृभूमि को किसी दूसरे के हाथों पराजित होते नहीं देख सकती। फिर कन्या के बाद वह वीर सिंहमित्र की कन्या है। वो अपनी मातृभूमि को किसी के हाथों पराजित होते नहीं देख सकती। भले ही उसमें व्यक्तिगत प्रेम है, उसी रात भले ही उसमें सर, भले ही उसमें उसमें व्यक्तिगत प्रेम है और उनके प्रति व्यक्तिगत प्रेम है। तो ये कहना चाहते हैं प्रसाद जी कि व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है क्या? राष्ट्र प्रेम, देश, मातृभूमि मातृभूमि, देश के लिए भक्ति। देश के लिए। तो व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर
राष्ट्रप्रेम। राष्ट्र की भक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, उसी को वो तरही देते हैं और चाहती है मधुलिका कि वो देश के खिलाफ ये जो अरुण कौशल राज्य को अख्तियार करना चाहता है वो उसे होने नहीं देगी। उसी रात मधुलिका कौशल सेनापति को अरुण के अभियान की सूचना देती है, अरुण के अभियान की सूचना देती है। परिणाम स्वरूप अरुण पकड़ा जाता है। कौशल महाराज मधुलिका के इस देश प्रेम से प्रसन्न होते हैं। उसे कहते हैं सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र की कन्या तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। सर तुमने एक बार फिर कौशल का, उसके बाद क्या है? कौशल का उपकार किया है। सर वो पहले कुछ मतलब किस उपकार की थी? क्या सर मधुलिका ने पहले क्या की थी उस कौन उपकार? पहले जो जमीन दी थी, जी ठीक है, पहले जमीन दी थी, उसके लिए पैसा नहीं ली। दूसरी ओर ये कौशल का उपकार करती है मधुलिका, उसे शत्रु के हाथों से पराजित होने से बचाकर, ठीक है। हाँ, तो यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। मधुलिका पुरस्कार में अपने लिए प्राण दंड मांगती है। और यह कहकर बंदी अरुण के पास खड़ी हो जाती है। जरा फिर से बोलिए। वो कहते कि मुझे प्राण दंड मिले, यह कहकर वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है।
ऐसा व्यवहार करते हुए, ऐसा व्यवहार करते हुए मधुलिका देश के प्रति कर्तव्य एवं प्रेम के प्रति विश्वास एवं प्रेम के प्रति विश्वास दोनों का सामंजस्य कर देती है। मधुलिका एक सबल नारी चरित्र है, एक सबल नारी चरित्र है। उसमें साहस और दृढ़ता है। वह स्वाभिमान के साथ जीना जानती है। वह स्वाभिमान के साथ जीना जानती है। पुरस्कार कहानी की घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सर फिर से कहिए। पुरस्कार सर कहानी साथ की। जीना जानती है, हाँ? साथ जीना जानती है, उसके बाद पुरस्कार कहानी की घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इसकी भावनाएं, मूल्य एवं मर्यादाएं हैं। प्रसाद में अत्यंत काव्यात्मक भाषा में, अत्यंत काव्यात्मक भाषा में मधुलिका के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। मधुलिका के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। कहानी का शिल्प, कहानी का शिल्प अत्यंत सशक्त है। सर कहानी का शिल्प, टेक्निक, टेक्निक जो है अत्यंत सशक्त है। सर सशक्त या सशस्त्र? सशक्त, सशक्त, हाँ सशक्त है। सर सशक्त का मतलब शक्तिशाली। शक्तिशाली, हाँ जी, शक्तिशाली। प्रकृति और सौंदर्य वर्णन में, प्रकृति और सौंदर्य वर्णन में
कविता की भाषा, कविता की भाषा इस कहानी में आ गई है, इस कहानी में आ गई है। प्रसाद की अमर कहानियों में, प्रसाद की अमर कहानियों में पुरस्कार अन्यतम है, पुरस्कार अन्यतम है। ठीक है, हम लोग बात को यहीं पर रखते हैं और मेरा बार बार सुझाव आप लोगों से कि जो किताबें आप लोगों को दी गई है, स्टडी मटेरियल आपको दी गई है, हम लोग जो यहाँ पर आपको कुछ बोलते हैं या बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो अंतिम बात नहीं है। आपको इस स्टडी मटेरियल को फिर से एक दो बार पढ़ लेने की आवश्यकता है ताकि इसका सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा फायदा आपको मिल जाए और आप उसे लेकर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकती है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? सर जी सर वो जो ऐसा तो दिसंबर और जनवरी का सेशन है, तो हम कौन से ईयर का जो असाइनमेंट लिखें? आप कब एग्जाम अपियर करना चाहती है? जनवरी 20 को हमने किया था। नहीं, आप कब अपना एग्जाम परीक्षा कब देना चाहती है? तो हमें तो नहीं पता कब देंगे, हम तो सेशन का बता दिए कि 19 से 20 है। आपका एडमिशन कब हुआ था? जनवरी में? जनवरी। सर एक्चुअली जो निकला है सुनिए, एक एक करके पूछेंगे तो हम सर मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, पहले सीतू जी बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? सर जनवरी 20 में। जनवरी 20 में आपने एडमिशन ली है? जी सर। अच्छा, आप एग्जाम दे सकती है दिसंबर में? जी सर। तो दिसंबर के लिए अभी तक तो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है? नहीं सर। अच्छा, फॉर्म फिलअप 2 महीने या 3 महीने पहले होगा, सितंबर या अक्टूबर से होगा। ठीक है, जी तो अभी आप एक काम कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो 4 पेपर हैं उसके असाइनमेंट्स डाउनलोड कर दीजिए, क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसे पढ़कर लिखिए। लिखने के बाद आप उसे लेकर जो स्टडी सेंटर आपका कौन सा स्टडी सेंटर है? भद्रक। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी। जहां भी आपका स्टडी सेंटर है आप उसे लेकर वहीं दाखिल कर दीजिए। एक, अगर आप वहां दाखिल नहीं कर पाएंगे तो आप इसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकती है। इसे स्कैन करके। हाँ सर वो तो डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट 2020 to 2021। हाँ हाँ, वही जो करंट है, अभी जो करंट आएगा, अभी जो नया आएगा आप उसी को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पुराना होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ वही सर, हम तो डाउट में थे ना, 19 to 20 या मतलब हम लोग का फर्स्ट ईयर जो होगा। नहीं, 20 से 2021 का जो सेशन है उसमें जो असाइनमेंट आएगा आप उसी को डाउनलोड करके लिखिए। ठीक है सर। ठीक है, 2020 से 2021। हाँ, पद्मिनी जी बोलिए। सर मैं तो वही बोल रही थी कि हम लोग जो असाइनमेंट लिखेंगे 2020 जनवरी में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हम लोग जो लिखेंगे 2022-21 का असाइनमेंट लिखेंगे तो। हाँ जी, वही जो मैंने सीतू जी से कहा वही आपके लिए भी वही है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हेलो सर, जो दिसंबर में जो एडमिशन किए हैं सर। हेलो, हाँ बोलिए। दिसंबर में। हेलो। हाँ
सर अपना हेलो, मैं बता देता हूँ आपको, क्लियरली बता देता हूँ। दिसंबर में कुछ भी एडमिशन नहीं होता है। देयर आर 2 साइकिल्स, 2 साइकिल होता है। एक जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। जो जनवरी में एडमिशन करेंगे वो दिसंबर में एग्जाम देंगे, और जो जुलाई में एडमिशन करेंगे वो जून में एग्जाम देंगे। और एग्जाम जो वो होता है सर वो, रुको, वो पहले सर बता दीजिए। पहले सुन लिसन लीजिए, टू मी, सर जो बोल रहे हैं लिसन टू सुन मी, लीजिए। लिसन टू मी। ये सर और जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। और आप किसी कारण आपका एग्जाम दे नहीं पाए, इसलिए घबराइए मत। आप जिस बैच में हम एग्जाम देंगे, सपोज आप दिसंबर के लिए एग्जाम देंगे, तो आप क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे 2020 और 21 का, क्योंकि आपका एग्जाम होगा दिसंबर में। और शायद एग्जाम नहीं हो सकता है दिसंबर में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो 17 में, और 18 आज जो डिसीजन होगा वो फाइनली क्या सितंबर होगा कि नहीं होगा तो दिसंबर में एग्जाम होगा। और सितंबर होगा तो एग्जाम, दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। वो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला था वो शिफ्ट करेगा जून 2021 को। और इसमें आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ऊपर आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। और जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जिसका एग्जाम होने वाला था जून में, वो सितंबर में होगा। और ये वो ओनली सितंबर में फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एग्जाम होगा, और जो फर्स्ट ईयर के लिए वो होगा शायद जून 21 में। तो इसीलिए जो कंफ्यूजन में आप मत होइए, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक जनवरी साइकिल आपका जो दिसंबर में एग्जाम होता है, तो मतलब आप गलत है, आपका आइडिया नहीं है। तो दिसंबर में कभी एग्जाम एडमिशन नहीं होता है, वो साइकिल होता है। नहीं सर, वो दिसंबर में वो फॉर्म फिलअप किए थे ना, वो जो एडमिशन किए थे, जो तो डेट निकला था वो 31 रॉन्ग है। आप कितना बार रजिस्ट्रेशन स्टेटस विजिट किए? आप एक बार सर। इग्नो जो है, इग्नो वेबसाइट को कितने बार आप विजिट किए? बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर, वो जो नहीं जो नहीं नहीं, मैं निकला था जो ना पूछा हूँ, एडमिशन के लिए। मैं जो पूछा हूँ इसका आंसर दीजिए। आप कितना बार एज ए स्टूडेंट आप कितना बार वेबसाइट चेक किए? और वेबसाइट चेक करने से आपको एक एक किसी को पूछना नहीं है, आपको A to Z सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, इसमें घबराए मत। हाँ, तो ठीक है सर। आप वेबसाइट को जाइए इग्नो www.igno.ac.in जाके स्टूडेंट जोन होता है, वो स्टूडेंट जोन में क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस होता है, वो रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपका एनरोलमेंट दीजिए, आपका प्रोग्राम कोड लिखिए, और एक कैची होता है, कैची में दीजिए, और इसका बाद एंटर कीजिए। आपका स्टेटस देखिए, आपका एड्रेस ठीक है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है कि नहीं, आपका फादर्स नेम ठीक है कि नहीं, आपका हस्बैंड नेम ठीक है कि नहीं, आपका जो पोस्टल एड्रेस दिए वो पोस्टल एड्रेस ठीक है। क्योंकि मेनी थिंग्स अब बार बार मैं बोल चुका हूं कि दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज नॉट माय ड्यूटी, दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी which is given in the registration status। क्योंकि जो भूल होता है, भूल होने का बाद और ये यूनिवर्सिटी बोलेगा इट इज योर ड्यूटी, क्यों आप चेक नहीं है, आपका सर्टिफिकेट रॉन्ग आ रहा है। क्योंकि नाम भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नाम में भी आप जो एंट्री किए हैं ऑनलाइन में, और नाम भी भूल हो सकता है, टाइटल में भी भूल हो सकता है, आपका फादर्स नेम भी भूल हो सकता है। इसीलिए आपका ड्यूटी है, आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट ए स्मॉल किड। आप छोटा बच्चा नहीं है, आप ऑल एडल्ट लर्नर, मैच्योर लर्नर एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट लर्नर। आपको निजे अपना हाथ में खाना है, और आपको किसी को खाना बना के आपको देना नहीं है, आपको अपना हाथ में खाना बना के आपको खाना है, ये सोच लीजिए। आपको मटेरियल जो है, समझ रहे हैं ना? हाँ सर, एक बार बताइए तो जो www बोलते हैं साइट का थोड़ा बताइए। www.igno.ac.in याद रहिए, और इसमें सब होता है। आप विजिट करके मुझे कल बताइए आपके हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड द वेबसाइट देखने से सब मिलेगा, A to Z मिलेगा, किसी को पूछना नहीं है। आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है सब मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा वहाँ। सर वो 2019 जुलाई में सर मैंने एडमिशन किया था, और उसका जो एग्जाम है वो कब होगा सर? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा बता दीजिए।
आप जुलाई 2019 में आप फॉर्म आप एडमिशन किए तो आपको मार्च में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जो हुआ जो कर चुके हैं सर, वो कर चुके हैं, वो मार्च में एग्जाम फॉर्म नहीं फिलअप। होगा, वो फॉर यू दिस एग्जाम विल नॉट बी हेल्ड। तो ओनली फाइनल और स्टूडेंट के लिए एग्जाम होगा, और जो आपकी जो एग्जाम होगा वो जून में होगा, जून शायद 21 में होगा। वो आज डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन मिलता है। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर लिए, बट सर तो वो स्टेटस में नहीं दिखा रहा है। तो स्टेटस पे थोड़ी दिखाएगा, वो इवैल्यूएशन होगा तो स्टेटस में दिखाएगा। इवैल्यूएशन होने का बाद जो मार्क एंट्री होगा इसका बाद स्टेटस में दिखाएगा। सर मैंने अभी मैंने सेकंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उसके लिए स्टेटस रजिस्ट्रेशन स्टेटस में नहीं दिख रहा है, इसका वजह बता सकते हैं? आपको आरसी भुवनेश्वर को एक मेल देना पड़ेगा। ओके, आपको क्यों मुझे स्टेटस में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको आरसी भुवनेश्वर में एक मेल दीजिए, वो मेल में आपको हम लोग को बता देंगे। तो किसी लिए आपको नहीं दिखा रहा है, वो तो ये भी हो सकता है आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं है, आपका जो सक्सेसफुल है सर, एक मिनट है सर, हमने प्रिंट आउट निकला अभी कि आपका आप सक्सेसफुल। आरसी भुवनेश्वर में दीजिए, और अभी मीटिंग खत्म कीजिए, और टाइम हो गया, सर, और और काल बात करेंगे। ओके, प्लीज हाँ सर। हाँ बताइए। सर हम लोगों ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था, तो हम लोग जो असाइनमेंट करेंगे जो छोड़ा गया है वेबसाइट में, इसमें लिखा गया है एमए हिंदी प्रथम वर्ष के सत्र कार्य जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 सत्रों के लिए। सर ये असाइनमेंट हम लोग लिखेंगे? वो जो उसमें होगा जनवरी 2020 और जो वो इसमें जो जिसमें आप देखिए, आपको बताया जिस क्वेश्चन में असाइनमेंट भी नहीं सर, कंफ्यूजन ये 2020 एवं जनवरी 2020 लिखा गया है। आप सुनिए पहले। आप जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में डेट ऑफ सबमिशन लिखा होता है। डेट ऑफ सबमिशन दिखे हैं? डेट ऑफ सबमिशन जी सर। आप डेट ऑफ सबमिशन क्या लिखे हैं? सितंबर में? जी सर। सितंबर में लिखा है कि नहीं? हाँ, वही क्वेश्चन आपके जी लिए। सर। हाँ, जिसमें आपका लिखा होगा कि डेट ऑफ सबमिशन और सितंबर, इसी क्वेश्चन को आप डाउनलोड करना है। ओके जी सर। ठीक है। जी सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।